हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केन टीचिंग पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th सोशल साइंस के भूगोल भाग का अध्याय 6 और 7 यानी अध्याय 6 और 7 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपको आपकी होने वाली वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आपकी इन प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में आने की बहुत संभावना है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्लास 10th अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस अध्याय का नाम है विनिर्माण उद्योग। जी हाँ, क्या? विनिर्माण उद्योग। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है वो है विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, या इसका नाम परिवर्तित होकर आपके एग्जाम में विनिर्माण क्या है ये भी आ सकता है। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाती है। यानी हमारा जो कच्चा माल होता है उसको किन्हीं उद्योग फैक्ट्रियों में परिवर्तित करके उसको मूल्यवान बनाया जाता है, यानी दूसरा रूप में परिवर्तित किया जाता है। उसको हम क्या उस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? विनिर्माण। विनिर्माण उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विनिर्माण। ये हो गया। इसके बाद जैसे इसका जो एग्जाम्पल है वो है अनाज से आटा पीसना, कपास से धागा तथा वस्त्र बनाना, गन्ना से चीनी बनाना, लोहा से कच्चा लोहा तथा कच्चे लोहे से क्या बनाना? मशीन बनाना। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आप अध्ययन कर लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, और ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की पूरी संभावना है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा कि कंप्यूटर द्वारा और दूरसंचार के मिश्रण रूप को पर आधारित, माने दोनों को मिलाकर आधारित माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा मौखिक, चित्रात्मक, मूल पाठ विषयक और संख्या संबंधी सूचना का अर्जन, संसाधन, भंडारण और प्रसारी क्या कहलाता है? सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी दोनों चीज़ों का, कंप्यूटर और सूचना दूरसंचार के माध्यम से हम जितनी भी प्रक्रियाएं करते हैं, चाहे वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा हो, मौखिक द्वारा हो, या चित्रों के माध्यम से हो, या मूल पाठ्य कोई विषय के द्वारा संबंधित हो, इसके द्वारा हम उसका संसाधन करते हैं, भंडारण करते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को या किसी भी न्यूज को या किसी भी बात को सूचना माने दूसरी माने भेजते हैं, तो उसको हम सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहलाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले तीन कारक लिखना है आपके, भौतिक कारक और मानवीय कारक। तो हमारा जो भौतिक कारक हैं वो हैं, एक तो है आप कच्चे माल की प्राप्ति, जो भौतिक कारकों में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दोनों के आपको अलग अलग तीन कारक पूछे जा सकते हैं, या एक के पूछेंगे तो एक के लेके दोनों तरह से आपको आ सकता है। भौतिक कारक भी पूछ सकता है और वो मानवीय कारक भी पूछ सकता है। तो इसमें जो पहले जो कारक हैं, भौतिक कारक बता रहे हैं, तो पहला इसका रहेगा कच्चे माल की प्राप्ति, दूसरा है शक्ति का साधन, और तीसरा है उपयुक्त जलवायु। जलवायु भी उपयुक्त होना चाहिए। अब मानवीय कारकों में आ जाएगा, इसमें पहला आ जाएगा श्रम, दूसरा आ जाएगा बाजार, तीसरा आ जाएगा परिवहन और संचार की सुविधाएं। तो इसका ये प्रश्न आप फ्लिप कर सकते हो। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है आधारभूत उद्योग से क्या आशा है, उदाहरण सहित उसको हमको बताना है। आधारभूत उद्योग क्या कहलाता है? जो आधारभूत उद्योग
क्या कहलाता है? तो आधारभूत उद्योग वह उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों को क्या करते हैं? आधार प्रदान करते हैं, यानी मजबूती प्रदान करते हैं। इनके उत्पादों अन्य उद्योगों के निर्माण और संचालन के काम आते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन और एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग आदि। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण उद्योग है वो है संयुक्त उद्योग। से आप क्या समझते हैं? तो वे उद्योग जो सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उसको संयुक्त उद्योग कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा महत्वपूर्ण है वो है कच्चे माल पर आधारित दो उद्योगों के नाम बताइए। कच्चे माल पर आधारित दो उद्योगों के नाम बताइए। तो कच्चे माल के आधार पर दो उद्योग होते हैं, एक तो कृषि उद्योग और दूसरा खनिज उद्योग। इनके आप उदाहरण पूछ सकते हैं अभी आपको कि जिन्हें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है वो कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। इसे भी और इसके जो उदाहरण है वो है सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, रबर, चीनी, चाय, कॉफी उद्योग, ये आपका इसमें आ जाएगा। इसी का जो खनिज आधारित उद्योग है, इसमें मैंने जिन्हें कच्चा माल खनिज 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 खदानों से अगर प्राप्त होता है उसको कच्चा माल खदानों से प्राप्त होता है उसको खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा लोहा तथा इस्पात उद्योग, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार और पेट्रोल रसायन उद्योग। इस प्रकार के उद्योग इसमें आ जाएंगे। इस इकाई का जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमारा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई 3 उपाय, यानी जल प्रदूषण होता है उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, कैसे उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो इसके वो आपको 2 उपाय पूछेगा। दो दो 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो आपका 2 नंबर का तो दोनों 2 का 2 2 इसमें से आपको तीनों 2 उपाय आपको बताना होंगे। 3 आपको इसको याद कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है हमको, जो पहला उपाय है वो हमारा क्या है कि रासायनिक उद्योग जो जल को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं, ऐसे उद्योगों क्या जलाशयों और जहाँ पर नदियां हैं उनसे हमको उसको दूर दूर स्थापित करना उनको चाहिए। अगला है उद्योगों में प्रयोग किए गए जल को जलाशय और नदियों में सीधे विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि इस जल का उपचार कर इसे सिंचाई के रूप में लाना चाहिए। यानी उसको डायरेक्ट नदियों और हमारी जो भूमि है उनमें इसको डायरेक्ट नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि इसका उपचार करके इसके सिंचाई के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला है इसका उद्योगों में प्रयोग किए गए जल के उपचार की व्यवस्था कारखाने की स्थापना के साथ ही की जाए। माने जब हम कारखाना का स्थापित कर रहे हैं कारखाने को, जब ही हमको जो हमारा जल होता है उसको उपचार की व्यवस्था भी उसी में हमें कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा सरकार सड़क के किनारे और कारखानों के निकट खाली स्थान पर वृक्ष लगाए जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारा जो वायु प्रदूषण होने वाला है तो उससे भी हम निजात पा सकते हैं। और अगला जो हमारा अध्याय है वो है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं इस इकाई जो 7 इकाई है आपकी, इस इकाई इस भूगोल भाग की सोशोलॉजी की जो एनसीईआरटी के जो बच्चे हैं जो विभिन्न राज्यों में जिसका अध्ययन करते हैं, उनमें जो 7 इकाई है हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो पर, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि कौन कौन से प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो है हमारा पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहा जाता है? तो ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के यानी पीडब्ल्यू के कर्मचारी पीडब्ल्यू के लोक निर्माण विभाग द्वारा इसके क्षेत्र में आता है, उसके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। ये सड़कें राज्य की राजधानियों बड़े शहरों में महत्वपूर्ण पत्तनों को आपस में जोड़ती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं। यानी ये सड़कें हमारे प्रमुख प्रदेशों की राजधानियों को आपस में जोड़ती हैं और बड़े शहरों को आपस में जोड़ती हैं। और जो महत्वपूर्ण पत्तन होते हैं जो समुद्र के किनारे उनको भी आपस में जोड़ती हैं, उनको हम राष्ट्रीय राजमार्ग कह सकते हैं। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है हमारा राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं। यानी राजमार्ग किसे कहते हैं, तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा था
हो रहा है कि राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। माने राज्यों की राजधानियों को, जो राज्य की राजधानी होती हैं उसको, वो सड़कें जो सभी जिलों के मुख्यालयों को आपस में जोड़ती हैं, वो राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी व्यवस्था का निर्माण दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा होता है। यानी इनका निर्माण कार्य देख रखाव जो सार्वजनिक निर्माण विभाग होता है उसके द्वारा इसका रख रखाव होता है। अगला महत्वपूर्ण जो प्रश्न है हमारा वो है, इंटरनेट से क्या तात्पर्य है। इंटरनेट से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। इस सेवा से कोई भी व्यक्ति घर बैठे देश विदेश की प्रमुख घटना को देख सकता है, हम संपर्क कर सकते हैं उससे, और इस सेवा से विश्व भर के लाखों कंप्यूटर आप उसमें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस सूचनाओं को और आंकड़ों को अपनी भाषा में सरलता से हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है? तो इसको हम देख सकते हैं कि डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए किए गए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईटी यानी भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी यानी कल का भारत होने वाली परिवर्तन को समझना है तथा तकनीक को केंद्र में रखकर इनको बदलाव में लाने के लिए कार्य हमको करना है। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जो अंतर हमारा जो व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश कर, तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसका एक कारक आ जाएगा स्थिति, दूसरा कारक आ जाएगा प्राकृतिक साधन, और तीसरा कारक आ जाएगा जनसंख्या की भिन्नता। तो इसमें क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो केवल इसमें हम पॉइंट फिलअप कर सकते हैं। डिटेल में करेंगे तो इसके बड़ा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमको इसमें कुछ नहीं, केवल आपको पॉइंट लिखना है। तो बच्चों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जो क्या है हमारा जो स्वर्ण चतुर्भुज जो एक महत्वपूर्ण परियोजना है हमारी केंद्र सरकार की, तो उसमें इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। पहली हमारी विशेषता होगी कि स्वर्णित चतुर्भुज महाराजमार्ग दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई तथा दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना है। दूसरी सी विशेषता हो जाएगी कि इसमें 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। कितने? 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर और पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, बंदरगाह और पत्तन में क्या अंतर है। तो बंदरगाह और पत्तन में क्या अंतर है, ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका जो हमारा जो बंदरगाह है वो बंदरगाह क्या होता है, जलयानों व जहाजों के तट पर आने जाने और ठहरने विश्राम करने के स्थान को हम क्या कहते हैं, बंदरगाह। और सेकंड पॉइंट है इसका, बंदरगाह पर सामान्य सुविधाएं ही होती हैं, नगर जैसी सुविधाएं इसमें क्या नहीं रहती हैं। और जो पत्तन होता है उसमें क्या होता है, उसका पहला पॉइंट क्या है कि समुद्र तट पर वह अंतः स्थल जहाँ जहाज में माल लादने उतारने का कार्य होता है वह पत्तन कहलाता है। यानी यहाँ पर माल को उतारा जाता है और लादने का काम जहाज में किया जाता है। अगला पॉइंट है इसका, पत्तन में नगर जैसी सुविधाएं जैसे यात्रियों को ठहरने और माल को सुरक्षित रखने की सुविधाएं इसमें होती हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, पवन हंस क्या है। पवन हंस, जी हाँ, इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, पवन हंस क्या है। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड रेल तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं और अन्य दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। यानी पवन हंस एक हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनी है जो सुदूर क्षेत्र होते हैं जहां पर पहुंचना दुर्लभ है, उन भागों में इसको आने जाने के लिए हम सामान या हमको परिवहन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन की 2 विशेषताएं। सड़क परिवहन और रेल परिवहन की हमको इसमें 2 विशेषताएं बतानी हैं। सड़क परिवहन और रेल परिवहन क्या क्या होता है।
तो सड़क परिवहन की जो विशेषताएं, दो विशेषताएं जो हैं कि सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है, ये ऊबड़-खाबड़ और विच्छिन्न क्षेत्रों में ही बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रवण पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जाती हैं। यानी सड़क बनाने की लागत बहुत कम है। इसको हम कहीं भी बना सकते हैं, ऊबड़-खाबड़, दूर-दराज क्षेत्र में, सुदूर इलाकों में, कहीं भी पहाड़ों पर ढाल हो या पहाड़ी क्षेत्रों में हम कहीं भी इसको बना सकते हैं। और इसमें क्या सेकंड पॉइंट है, कम यात्री, कम माल और कम दूरी के लिए उत्तम और घर-घर सेवा प्रदान करने में हमारी ये सड़कें, जो सड़क परिवहन की सड़क के तहत जो बनाई जाती हैं, वो हमारे लिए घर-घर तक सेवा पहुँचाने में काम करती हैं। अगला हमारा जो रेल परिवहन की 2 विशेषताएँ क्या हो जाएँगी? रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। क्या सब अधिक से अधिक से वस्तु की ढुलाई का काम और माल यात्रियों को ढुलाई का काम बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको किया जाता है। अगला पॉइंट इसका हो जाएगा, भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों, कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बच्चों, जल जन संचार के साधन क्या हैं? किन्हीं 3 का नाम लिखिए। जन संसार के साधन क्या हैं? जन संचार यानी लोगों को आपस में जोड़ने के साधन क्या-क्या हैं? एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे के से मिलाप करने के लिए कौन-कौन साधन हैं? तो हम एक दूसरे की बातें एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए कौन-कौन से साधन हैं? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जनसंचार के साधन क्या होते हैं? तो ये संचार के साधन जिनके द्वारा एक व्यक्ति अनेक लोगों के साथ एक ही समय में विचारों का जब आदान-प्रदान करता है, माने जब विचारों को वो आदान-प्रदान करता है, तो जैसे रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन, ये हमारे क्या हैं? जनसंचार के साधन होते हैं। तो ये आप इसको इस प्रकार से फ्लिप कर सकते हो। ये हो गया हमारा अ, ये हमारे इस यानी हमारी वार्षिक जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। पसंद आया हो और मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को आप दबा सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से आप तैयारी करोगे और इन प्रश्नों में से आपको अधिकतर क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में मिल जाएँगी। माने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको जो मैंने अभी बताए, तो इसको आप अच्छी प्रकार से तैयारी करें और आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। धन्यवाद।